दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है एक नए लेक्चर में, जिसका नाम होगा या जो टॉपिक होगा वह है सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड, या कॉन्कॉर्ड के स्थान पर इसको हम एग्रीमेंट भी कहते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है ना। तो स्वागत है एक बार फिर मेरी क्लास में। डॉक्टर मेहर के साथ बने रहिए और अच्छे से हम इसको क्लियर करने वाले हैं। सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड होता क्या है, पहले तो इसको देख लीजिए। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, कर्ता का मतलब होता है डूअर, कार्य करने वाला, और वर्ब यानी होती है क्रिया। यानी कि किसी सेंटेंस के अंदर, इन ए सेंटेंस हाउ कैन वी जस्टिफाई द रिलेशन ऑफ ए सब्जेक्ट एंड ए वर्ब, कि एक वाक्य के अंदर हम कैसे, इन सेंटेंस एक वाक्य के अंदर हम कैसे सुनिश्चित करेंगे कि किसी सब्जेक्ट का किसी वर्ब के साथ संबंध जो है वह सही है अथवा गलत है। तो यही हम आपको बताने वाले हैं कि सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड जो होता है, कॉन्कॉर्ड का मतलब होता है समझौता। क्या होता है? समझौता। और एग्रीमेंट का मतलब भी क्या होता है? सहमति या समझौता होता है। तो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में जब सहमति होती है ना, तो ही वो वाक्य सही होता है, अदरवाइज वो सही नहीं होता है। तो जाहिर सी बात है कि जब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हम पढ़ने वाले हैं तो इसमें सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में सही सहमति या समझौता होना चाहिए, तभी हमारा वाक्य सही होगा। तो इसके लिए सीधे सीधे कुछ नियम हैं जो मैं आपको लिखाने वाला हूँ। वो नियम आपको याद करने हैं और उसकी समझ आपको अपने अंदर विकसित करनी है, ताकि आपके सामने कोई दिक्कत ना आए। तो रूल नंबर फर्स्ट हम पढ़ने वाले हैं। रूल नंबर फर्स्ट, नियम नंबर पहला। इस नियम को एक एक नियम दर नियम आपको सीखना है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सही किस प्रकार से होगा। तो पहला नियम देखिए, मैं आपको बताता हूं कि जब दो एकवचन करता, व्हेन टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स, दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स, जैसे मैं कहूँ एक राम, राम एक सब्जेक्ट है। इसी प्रकार से मैं कहूँ श्याम, श्याम भी क्या है? एक सब्जेक्ट है। तो रूल क्या है अपना? व्हेन टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स आर जॉइंड, जब ये दोनों मिले हुए होते हैं तो इनके साथ में, ठीक है ना, तो इनके साथ में क्या होगा, आपको जो वर्ब प्रयुक्त करनी है वह प्लूरल होगी। कौन सी वर्ब होगी? प्लूरल होगी। और जाहिर सी बात है कि जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे, जैसे राम है एक, तो एग्जाम्पल लिखता हूं मैं आपके सामने पहले नियम का, राम एंड श्याम, ये एक एग्जाम्पल है। ठीक है ना, कि राम और श्याम ये दोनों किससे जुड़े हुए हैं? एंड से जुड़े हुए हैं। राम और श्याम, ये अब इनके साथ में मैंने रूल में क्या बोला है कि जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हुए हों, किससे जुड़े हुए हों? एंड से जुड़े हुए हों, या दोनों आपस में जुड़े हुए हों, तो इनके साथ में जो वर्ब प्रयुक्त की जाएगी ना, वो कौन सी होगी भाई? वह वर्ब प्लूरल होगी। कौन सी वर्ब होगी? प्लूरल होगी। तो जैसे एक एग्जाम्पल है, ये खाली जगह है, राम एंड श्याम फ्रेंड्स, राम और श्याम मित्र हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे इजारएमएस क्या आएगा? आर आएगा। तो यहाँ पे आर कौन सी वर्ब है? ये प्लूरल वर्ब है। ये कौन सी वर्ब है? प्लूरल वर्ब है। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पहला नियम है कि जब दो सब्जेक्ट या दो कर्ता जब एंड से जुड़े हुए हों तो उनके साथ आने वाली वर्ब भी प्लूरल होगी। जैसे और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे ऑयल एंड वाटर, ऑयल एंड वाटर, जैसे डोंट मिक्स। अभी देखो, ऑयल एंड वाटर, ऑयल का मतलब तेल होता है, वाटर यानी पानी, और ये दोनों किससे जुड़े हुए हैं? एंड से। ठीक है ना। तो ये दो सिंगुलर सब्जेक्ट हो गए, इनके साथ में आने वाली वर्ब कैसी हो गई? ये प्लूरल हो गई, क्योंकि डू होता है वो हमेशा प्लूरल के साथ लगता है। ठीक है ना। इसका मतलब ये नियम आपका क्लियर हो गया। वैसे और एग्जाम्पल आपके लिए मैं लिख देता हूँ, टाइम एंड टाइड, कि समय और ज्वार भाटा जो होता है, वेट फॉर नन, कि समय और ज्वार भाटा किसी का इंतज़ार नहीं करता है, किसी का इंतज़ार नहीं करता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, वेट जो वर्ब है, देखो टाइम एंड टाइड ये दो सिंगुलर हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट एसएस,
दोनों किससे जुड़े हैं, एंड से, इसलिए आने वाली जो वर्ब थी वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसका मतलब वो कौन सी वर्ब हो गई, प्लूरल हो गई। इसका मतलब कौन सी वर्ब हो गई, प्लूरल। तो ये स्पष्ट है पहला नियम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कि दो सिंगुलर सब्जेक्ट या दो एक वचनकर्ता जब एंड से जुड़े हुए हों तो उनके साथ आने वाली जो वर्ब होंगी वह हमेशा प्लूरल होंगी। कौन सी होंगी, प्लूरल वर्ब होंगी। इसी प्रकार से रूल नंबर 2 सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल नंबर 2 हम पढ़ते हैं। रूल नंबर 2 क्या है कि जब दो संज्ञाएं एंड से जुड़कर एक ही को संबोधित करें, व्हेन टू नाउन्स, मैं इंग्लिश में भी थोड़ा थोड़ा यूज कर लेता हूँ, व्हेन टू नाउन्स आर जॉइंड विद एंड, कि जब दो संज्ञाएं किससे जुड़ी हुई हों, व्हेन टू नाउन्स आर जॉइंड विद एंड, कि जब दो संज्ञाएं एंड से जुड़ी हुई हों, एंड इफ दे एड्रेस, और यदि वे वन, लेकिन यदि वे एक को संबोधित करें, यानी उनका भाव जो हो वह सिर्फ एक की तरफ हो, तो ऐसी स्थिति में जो वर्ब होगी वह कैसी होगी, सिंगुलर होगी। तो आप लिख सकते हैं साथ के साथ थोड़ा समझने के लिए, क्योंकि मैं इसको ब्रीफ कर रहा हूँ कि जब दो संज्ञाएं एंड से जुड़ी हुई हों तो ऐसी स्थिति में उनका जब जो भाव है, जो अंत में जो उनका पड़ाव है या उनका जो निशाना है, जो उनका लक्ष्य है, यदि वह एक को ही संबोधित करता है तो वर्ब जो उस वाक्य में आने वाली है वो कौन सी होगी, सिंगुलर होगी। ठीक है ना। एग्जाम्पल आप इसके देख सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, द ग्रेट स्कॉलर एंड पोएट, द ग्रेट स्कॉलर एंड पोएट, ठीक है, खाली जगह, और यहाँ मैंने लिख दिया डेड। ठीक है ना। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, स्कॉलर एक नाउन है, पोएट एक नाउन है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो ये डिफाइंड है, जो स्कॉलर है वो डिफाइंड है, लेकिन एंड जो कंजंक्शन है इसके बाद में आने वाली नाउन डिफाइंड नहीं है। ठीक है ना। तो यही तो एक चीज़ है जिसको आपको समझना है। क्या समझना है कि भाई जब किसी नाउन से पहले, जैसे स्कॉलर है ये एक नाउन है, ये क्या है, एक नाउन है। इसी प्रकार से पोएट भी क्या है, एक नाउन है, ये भी क्या है, एक नाउन है। यदि पोएट से पहले किसी प्रकार का आपको डिफाइंड यानी कि परिभाषित रूप में कोई आर्टिकल या डिटर्मिनर नहीं मिलता है या कोई एडजेक्टिव नहीं मिलता है, पोएट से पहले कोई एडजेक्टिव नहीं है लेकिन स्कॉलर से पहले एडजेक्टिव है, यहाँ पे डिफाइंड एडजेक्टिव है, यहाँ पे क्या है, डिफाइंड एडजेक्टिव है। और ये डिफाइंड एडजेक्टिव किसको प्रतिबिंबित कर रहा है, किसकी तरफ इशारा कर रहा है, ये इशारा कर रहा है किसकी तरफ, स्कॉलर की तरफ। ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों ही, जो स्कॉलर जो महान विद्वान है, द ग्रेट स्कॉलर महान जो शिक्षणार्थी है, वही एक कवि है, ये दोनों एक हो गई। तो इसका मतलब आगे आने वाली खाली जगह में किसका प्रयोग होगा, इज का प्रयोग होगा, कि जो महान स्कॉलर और जो कवि था वो मर गया है। ठीक है ना। इसी प्रकार से एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे द ओरेटर एंड स्टेट्समैन। तो ये देखिए यहाँ पे इसके पहले कोई डिफाइंड एडजेक्टिव नहीं है, लेकिन ओरेटर के पहले डिफाइंड ये यहाँ पे आर्टिकल है। ठीक है ना, ये परिभाषित किया हुआ है। ठीक है ना। तो इन दोनों को देख लेते हैं, द ओरेटर एंड स्टेट्समैन दोनों एक है, इज अलाइव। ये यहाँ पे आप ये चीज़ स्पष्ट हो चुकी है कि वो जिंदा है, यानी कि जो ओरेटर है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो लेखक है ना, ओरेटर जो वक्ता है, ठीक है ना, वही स्टेट्समैन है, वही है क्या है, वह अभी भी जिंदा है। ठीक है ना, वह अभी भी जिंदा है। लेकिन यही चीज़ अगर थोड़ा सा हट के आए, ये एक्सेप्शनल है, यही चीज़ अगर थोड़ा इससे हट के आती है, एक्सेप्शनल है। हट के कैसे, मान लीजिए द ग्रेट स्कॉलर और यहाँ पे आ जाए द ग्रेट पोइट, और या द पोइट यहाँ पे लिखा हो, यहाँ पे मान लो अगर द पोइट आ जाए और यहाँ पे द स्टेट्समैन आ जाए, तो ऐसी स्थिति में ये जो वर्ब आने वाली है ना आपके सामने, जो इज मैंने लिखी है, ये प्लूरल हो जाएगी। ये सिंगुलर थी, ये सिंगुलर थी, इसकी जगह प्लूरल हो जाएगी तो आर हो जाएगा, और यहाँ भी क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ठीक है ना। इसमें एक्सेप्शनल यूज इसका एक ही बता देता हूँ, जैसे द ओरेटर है, द ओरेटर एंड द स्टेट्समैन आर
अलाइव। देखो इस ओरेटर के पहले दा लगा हुआ था, स्टेट्समैन के पहले भी दा लगा हुआ है, इसका मतलब ये दोनों व्यक्ति अलग अलग हो गए, इसलिए यहाँ पे बहुवचन क्रिया प्लूरल वर्ब का प्रयोग हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये इसका क्या हो गया, ये इसका एक्सेप्शन हो गया, ये इसका अपवाद हो चुका है। इसलिए हमारे को ये समझ में आ गया कि जब दो नाउन किसी दो अलग अलग चीज़ों को प्रतिबिंबित करें या संबोधित करें तो ऐसी स्थिति में प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा, जैसे ये हुआ है। और अगर दो नाउन मिलकर के, ठीक है ना, अगर एक को ही प्रति संबोधित करें तो ऐसी स्थिति में सिंगुलर नाउन का प्रयोग होगा। ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको, ठीक है ना। चलिए इसके बाद में तीसरा रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 पढ़ते हैं। जब दो एकवचन संज्ञाएं एक ही विचार प्रस्तुत करें तो भी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। When two singular nouns address a singular idea, जब दो एकवचन संज्ञाएं एड्रेस यानी संबोधित करती हैं एक वचन विचार को या एक ही विचार को, ये सिंगुलर के लिए ज़्यादा बेटर होगा कि हम सिंगल यूज करें, ठीक है ना। कि व्हेन टू सिंगुलर नाउन्स, कि जब दो सिंगुलर नाउन्स एड्रेस ए सिंगल आइडिया, यदि एक ही विचार प्रस्तुत करती हैं तो जो वर्ब होगी देन वर्ब विल बी सिंगुलर। भाई दो अलग अलग एकवचन क्रियाएं हैं, भले ही वो एकवचन क्रियाएं हैं, दो हैं और लेकिन अलग अलग हैं, लेकिन फिर वो एक ही आइडिया एक ही विचार को प्रस्तुत कर रही है ना, तो फिर जो वर्ब होगी ना वो भी कैसी होगी, वो सिंगुलर ही होगी, ये ध्यान रखना है। एग्जाम्पल आप इसका देख सकते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, जैसे ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर, खाली जगह हिज ओनली, और ये हो गया फूड। और लिख लीजिए एग्जाम्पल इसमें, स्लो एंड स्टीडी, खाली जगह द रेस, ठीक है ना। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, एज एंड एक्सपीरियंस, एज एंड एक्सपीरियंस, खाली जगह विजडम। अब देखो हमारा रूल क्या था, रूल ये था कि जब दो सिंगुलर नाउन हो, दो एकवचन संज्ञाएं हों, यदि वो एक ही विचार को संबोधित करें, यदि वो दोनों मिलकर एक ही विचार को संबोधित करें तो फिर जो क्रिया होगी ना वह सिंगुलर होगी। वह कैसी क्रिया होगी, वह सिंगुलर होगी। तो देखिए ब्रेड एंड बटर, अब देखो ये एक सिंगुलर नाउन है, बटर एक सिंगुलर नाउन है, ठीक है ना। लेकिन अब इसको वाक्य को पूरा पढ़ते हैं कि रोटी और मक्खन, या रोटी और जो बटर है वो हिज यानी उसका, ओनली यानी केवल एकमात्र, और फूड यानी भोजन, ये भी सिंगुलर है। तो अब देखो रोटी और बटर दोनों मिलकर एक भोजन बन रहे हैं, एक ही चीज़ को संबोधित कर रहे हैं, इसका मतलब आने वाली जो क्रिया होगी वह कैसी होगी, सिंगुलर होगी। तो सिंगुलर होगी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इज, कि रोटी और बटर है वह उसका एकमात्र भोजन है, वह केवल वो इसी को खाता है या इसी के सहारे जीता है। इसी प्रकार से दूसरा सेंटेंस है स्लो एंड स्टेडी, कि धीमा लेकिन लगातार चलने वाला, धीमा और लगातार चलने वाला। अब यहाँ पे मान लो जैसे वर्ब आ जाए कोष्टक में विन, विन यानी जीतना, और द रेस, अब ये देखो रेस इसका मतलब क्या है कि आपकी जो दौड़ थी वो दौड़ एक है, सिंगुलर है, और स्लो और स्टेडी ये दोनों सिंगुलर हैं, लेकिन ये दोनों मिलकर के रेस एक ही को संबोधित कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर होगी। तो विन की सिंगुलर वर्ब क्या होगी, विंस, कि स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, ठीक है ना, कि धीमा लेकिन लगातार चलने वाला जीत या मंजिल पाता है। इसी प्रकार से एज एंड एक्सपीरियंस, उम्र और अनुभव, ठीक है ना, उम्र और अनुभव ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। खाली जगह विजडम, विजडम बुद्धिमत्ता, ये एकमात्र चीज़ है। और मान लो कोष्टक में आ गई वर्ब ब्रिंग, ब्रिंग का मतलब लाना या प्रदान करना, कि उम्र और अनुभव होती है वह हमारे को बुद्धि प्रदान करती है। क्या प्रदान करती है,
बुद्धि। ऐसा कहते हैं ना कि भाई जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपको अनुभव आएगा, और उम्र और अनुभव जैसे जैसे आपके विस्तृत होते हैं, आगे आगे बढ़ते जाते हैं, वैसे आपके अंदर बुद्धि का जो विकास होता है वह ऊंचे दर्जे का होता चला जाता है। तो यहाँ पे उम्र, अनुभव, विजडम एक ही चीज़ को, बुद्धिमत्ता को संबोधित कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे वर्ब जो ब्रिंग है उसके साथ में क्या लगा देंगे हम, एस ही सिंगुलर। इसका मतलब हमारा रूल क्लियर है कि व्हेन टू सिंगुलर नाउन्स एड्रेस ए सिंगल आइडिया देन वर्ब विल बी सिंगुलर। तो फिर वर्ब कौन सी होगी, सिंगुलर होगी। चलिए अगले रूल पर चलते हैं। रूल नंबर 4, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल नंबर 4 देखिए। रूल नंबर 4 है भाई कि एकवचन संज्ञाएं, सिंगुलर नाउन्स, रूल नंबर 4 है सिंगुलर नाउन्स, एकवचन संज्ञाएं जो होती हैं, एकवचन संज्ञाएं यदि ईच एवरी, एकवचन संज्ञाएं ईच एवरी के साथ हों तो, एकवचन संज्ञाएं यदि ईच एवरी के साथ हों तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, सिंगुलर वर्ब लगेगी। अब ये देख लो, ईच वैसे आपको पता है ईच और एवरी दोनों ही हैं, ये दोनों ही सिंगुलर को प्रतिबिंबित करते हैं। किसको प्रतिबिंबित करते हैं, सिंगुलर को, और दोनों ही एड्रेस किसको करते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट को। इसलिए अब ये चीज़ क्लियर है कि सिंगुलर नाउन जो होती है ना, दोनों सिंगुलर नाउन, ये दोनों सिंगुलर नाउन जो आपके सामने होंगी ना, या कितनी भी सिंगुलर नाउन हो, अगर वो ईच और एवरी के साथ जुड़ी हो तो आने वाली उनके साथ जो वर्ब है वह कैसी होगी, वह सिंगुलर होगी। जैसे मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ, ईच मैन, एग्जाम्पल, ईच मैन एंड ईच वुमेन, कि प्रत्येक आदमी और प्रत्येक औरत, ठीक है ना, खाली जगह ए वोट, और ये आ गया मान लो बी। तो अब यहाँ पे इन दोनों के साथ में मान लीजिए मैं आपसे बी ना कह करके इसको मैं ऐसा कह दूँ कि यहाँ पे आ गया हैज और हैव, ठीक है ना, यहाँ पे आ गया कोष्टक में हैज और हैव, तो आप किसका प्रयोग करेंगे भाई, ईच के साथ मैन जुड़ा हुआ है, ईच के वुमन के साथ भी ईच जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो अब ये ईच के साथ में जो भी कोई नाउन जुड़ी हुई होती है ना, उसके बाद में चाहे वो कितनी नाउन हो, जो खाली जगह होगी या जहाँ पे आपको वर्ब का यूज करना है वह सिंगुलर होगी। कैसी वर्ब होगी, वो सिंगुलर वर्ब होगी। तो इसलिए यहाँ पे हैज में से किसका प्रयोग होगा, हैज का। तो भावार्थ क्या हो गया, ईच मैन एंड ईच वुमन हैज ए वोट, कि प्रत्येक आदमी और प्रत्येक औरत का एक वोट होता है। और एग्जाम्पल आप देख सकते हैं यहाँ पर, एवरी वुमन, जैसे एवरी वुमन टीचर, ये थोड़ा हटके है उससे, एवरी वुमन टीचर चाइल्ड, खाली जगह प्रेजेंट देयर, और कोष्टक में आ गया मान लो वाज और वर। अब आप क्या करेंगे, एवरी के साथ में वुमन जुड़ा हुआ है, टीचर के साथ कुछ है नहीं, चाइल्ड के साथ कुछ नहीं है। अब इसमें वाज और वर में से किसका प्रयोग होगा, ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ईच चाहे एक नाउन के साथ जुड़ी हो, चाहे एवरी एक नाउन के साथ जुड़ी हो, या जितनी भी नाउन एक सेंटेंस के अंदर आई है उन सबके साथ जुड़ी हो, तो आगे आने वाली जगह पर जो वर्ब का यूज होगा वह सिंगुलर ही होगा। इसलिए यहाँ पे क्या लगा देंगे, वाज लगा देंगे। और चूंकि सबसे बड़ी बात यह कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में यदि आपका भावार्थ सही है तो आपको वर्ब का यूज करने से, सही यूज करने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका रूल नंबर 4 भी क्लियर होता है, ठीक है ना। अब रूल नंबर 5, चलिए रूल नंबर 5, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल नंबर 5, रूल नंबर 5 देखिए। रूल नंबर 5 क्या है, ईदर और नीदर नोर, अगर इसके साथ में वाक्य जुड़ा हुआ है तो उसमें आने वाली वर्ब सिंगुलर होगी। ईदर और नीदर नोर, नीदर नोर, अगर इनके साथ वाक्य जुड़ा हुआ है ना, तो फिर आने वाली जो वर्ब होगी ना, वो आपकी वर्ब कैसी होगी, वो वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर वर्ब होगी, वो वर्ब सिंगुलर होगी, ठीक है ना। जैसे कोई वाक्य के अंदर नीदर और नोर का प्रयोग हुआ है, क्योंकि नीदर नोर जो होते हैं ना वो नेगेटिव अर्थ देते हैं, नकारात्मक,
ठीक है ना। और ईदर और जो होते हैं ना वो सकारात्मक देते हैं। कैसा देते हैं? सकारात्मक, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर किसी सेंटेंस में ईदर आएगा तो उसके साथ में क्या आएगा? और आएगा। और अगर नीदर आएगा तो उसके साथ क्या आएगा? नोर आएगा। और ऐसी सूरत में आने वाली जो वर्ब होगी उसमें इनके साथ में वो कैसी होगी? वो सिंगुलर होगी। वह कैसी होगी? सिंगुलर होगी। तो एग्जाम्पल देख लीजिए, नीदर योर फादर, नीदर योर फादर कि ना तो आपका पिता, नॉर नीदर नॉर माई फादर, और ना ही मेरा पिता, ठीक है, खाली जगह अलाइव, ठीक है ना। और मान लो एज और आर, ये दोनों इसमें वर्ब भरी जानी है। अब बताइए क्या होगा। मैंने आपको पहले बता दिया रूल में कि नीदर नॉर ईदर और के साथ कोई सेंटेंस जुड़ा हुआ है तो आपको बिना सोचे समझे आने वाली जो वर्ब है वो सिंगुलर भर देनी है, ठीक है ना। कि ना तो आपका पिता जिंदा है और ना ही मेरा जिंदा है। भगवान करे ऐसी बद्दुआ किसी को ना लगे, ना आपको ना मुझे, लेकिन मेरा मतलब ये कहने का, ये समझाने का ये है, ठीक है ना। एक और एग्जाम्पल हम जो ईदर और वाला देख लेते हैं। जैसे ईदर यू और, ईदर यू और मानवी खाली जगह टू गो, और हैज है आ गया इसके भरने के लिए। अब आप क्या भरेंगे इसमें? देखो ईदर और या नीदर नोर से कोई भी सेंटेंस जुड़ा हुआ है तो मैंने आपको बता दिया है उसके साथ सिंगुलर होगा। जैसे इसमें सिंगुलर हुआ है तो ईदर यू और मानवी कि या तो आप अथवा मानवी, हैज़ टू गो, यहाँ पे हैज़ का प्रयोग होगा क्योंकि हैज़ सिंगुलर है इसलिए इनके साथ में क्या लगेगा? सिंगुलर लगेगा। तो इस प्रकार से हमारे 5 नियम पूरे हो गए हैं, ठीक है ना, जो हमारे यहाँ पर हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। अब हमारा अगला रूल है नंबर 6, रूल नंबर 6। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल नंबर 6 देखिए, वो 6 मैं आपको बता देता हूँ। नीदर नोर और ईदर और जिनके बारे में अभी हमने पढ़ा है, ठीक है ना, यदि इनके साथ जुड़ी हुई संज्ञाएं अलग अलग वचन की हों, ठीक है ना, तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। जैसे ईदर और है जो हमने अभी आपके सामने पढ़ा है, और एक नीदर नोर है, ठीक है ना। इनके साथ में ये दोनों, इन दोनों में से कोई सा एक जोड़ा अगर काम में आता है किसी सेंटेंस में, और इनके साथ में जो नाउन्स हैं, जो नाउन्स प्रयोग होंगी, अगर वो नाउन्स से अलग अलग वचन की हैं, अलग अलग वचन की, जैसे मान लो एक इनके साथ आ गई सिंगुलर नाउन, ठीक है ना, और एक आ गई प्लूरल नाउन एक ही सेंटेंस के अंदर, तो दोनों अलग अलग हो गई ना, ये दोनों डिफरेंट हो गई ना। तो इन दोनों अलग अलग के साथ में आप क्या करेंगे? जब आप आंसर करेंगे तो आने वाली जो वर्ब होगी इनके साथ में जो वर्ब होगी ना, वर्ब वह प्लूरल होगी। वह कैसी होगी? प्लूरल या बहुवचन होगी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। एग्जाम्पल आप देखिए, जैसे नीदर यू नॉर वी। अब इसको समझ लीजिए, एक नीदर या नोर है, ये एग्जाम्पल है देखिए इस रूल का, कि नीदर नोर या ईदर और के साथ में जुड़ी हुई नाउन यदि अलग अलग नंबर की हैं, अलग अलग वचन की हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको वर्ब प्लूरल का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे नीदर यू, यू यानी तुम या आप, और नॉर वी। देखो यू यहाँ पे एक वचन भी हो सकता है, बहुवचन भी। मान लीजिए यहाँ पे सिंगुलर है, ठीक है ना, नीदर के साथ, और नॉर के साथ ये जो जुड़ी हुई नाउन है ना, ये वाली वी, नाउन या प्रोनाउन जो भी है, ये कैसा है? ये प्लूरल है। तो अब आने वाली जो वर्ब होगी, इसके आगे मैं सेंटेंस को पूरा कर रहा हूँ, वह कैसी होगी भाई? वो प्लूरल होगी। तो नीदर यू नॉर वी आर ग्रेट। ये आर देखो प्लूरल आ गया ना, कि ना तो तुम और ना हम महान हैं, ठीक है ना। इस तरीके से इसमें प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। और एग्जाम्पल ले लेते हैं, यू और योर टीचर्स। यू तुम और से ये जुड़े हुए हैं दोनों, तो योर टीचर्स यहाँ पे सिंगुलर है और ये यहाँ पे प्लूरल है। तो अब इन दोनों के साथ में अलग अलग हैं दोनों, तो क्या होगा? अलग ही वर्ब का प्रयोग होगा, और वो वर्ब कैसी होगी? वो प्लूरल होगी। नीदर यू नॉर वी आर ग्रेट, जैसे इसमें प्लूरल का प्रयोग हुआ था, ऐसे ही यहाँ पे होगा, यू और योर टीचर्स, आप और आपके अध्यापक, आर टू ब्लेम। अब इसका सही भावार्थ क्या होगा? कि आप अथवा आपके टीचर्स को दोष दिया जाएगा, ठीक है ना, आप ही इसमें दोषी होंगे।
तो इसलिए यहाँ पे आर कौन सी वर्ब हो गई, प्लूरल वर्ब हो गई है। एक और एग्जाम्पल इसमें मैं आपको बता देता हूँ, ईदर राधा और मानवीज फ्रेंड्स, कि या तो राधा या फिर मानवी के मित्र, ठीक है ना, खाली जगह डन दिस, और ये आ गया कोष्टक में हैज और हैव, कि या तो राधा ने, इधर और है ना, इधर और एर्स और से ये दोनों चीज़ें जुड़ी हैं, एक इधर है नाउन, ये वाली सिंगुलर है, और इधर वाली मानवी के दोस्ती है, प्लूरल है, इसलिए आने वाले खालिस्तान में कौन सी होगी, प्लूरल होगी। तो इधर राधा और मानवी फ्रेंड्स, कि या तो राधा ने या मानवी के मित्रों ने यह किया है, ठीक है ना। तो रूल नंबर 6 आपका क्लियर। नेक्स्ट रूल है भाई आपका रूल नंबर 7। रूल नंबर 7, एक चीज़ आप सभी इनमें ध्यान रखिएगा, वो चीज़ क्या है कि आपको ये रूल याद करने हैं। अगर ये रूल याद हो गए तो आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जब आरएस में आपके किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मेरा वादा है। लेकिन आपको ये रूल याद करने होंगे, ठीक है ना, ये रूल आपको ध्यान रखने होंगे, ठीक है। तो चलिए अब रूल नंबर 7 पे चलते हैं। रूल नंबर 7 क्या है, ईदर और नीदर, ईदर और नीदर नॉर, ठीक है ना, में अंत वाले, ये जो जोड़ा होगा ना, चाहे ईदर और का हो चाहे नीदर नॉर का हो, इन दोनों में अंत वाले कर्ता के अनुसार वर्ब लगाएंगे। अब जैसे मान लो ये और है तो और के साथ में जो कर्ता होगा ना, यहाँ पे जो सब्जेक्ट होगा और के साथ, और यहाँ पे नॉर के साथ जो सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार ही आपकी क्या लगेगी, यहाँ पे वर्ब लगेगी। उसके अनुसार ही आप वर्ब का जो प्रयोग होगा ना वो बाद वाले के अनुसार होगा, बाद वाले के अनुसार होगा, के अनुसार होगा। इधर और वाले जो वाक्य हैं उनमें जो वर्ब का प्रयोग होगा वो बाद वाले के अनुसार होगा। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल मैं आपको एक लिख देता हूँ यहाँ पे, इधर सुरेश और आई, ये इधर है ये और है। रूल क्या है कि इधर और के साथ में जब जो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं तो बाद वाला जो सब्जेक्ट है, इसका मतलब और के साथ जुड़ा हुआ जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार ही वर्ब का प्रयोग होगा। ऑनेस्ट, अब मान लो इजारा में से किसी वर्ब का प्रयोग करना है तो यहाँ पे क्या आएगा, आई के साथ में क्या आता है, एम, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, और जो बाद वाला है उसके साथ में आने वाली वर्ब है वह सही होगी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। तो इसमें ज़्यादा भ्रमित होने की आवश्यकता आपको नहीं है। फिर भी यदि आपको कोई भ्रम हो, कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, आप मेरे से सवाल कर सकते हैं। और जब बाद में हम आपको टेस्ट सीरीज कराएंगे, लाइव उसका सॉल्यूशन देंगे आपको, उस समय आपको ये सारी चीज़ें और अगर कुछ बचा होगा तो बता देंगे। आप जब तक हम हैं जब तक आप निश्चिंत रहें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और एग्जाम्पल देख लीजिएगा आप इसके एक बार। एग्जाम्पल ये हो गया, और एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ 7वें नंबर रूल के, कि महेश वॉज नॉट हैप्पी, महेश वॉज नॉट हैप्पी, महेश प्रसन्न नहीं था। नॉर, अब ये नॉर के बाद में जो आने वाला सब्जेक्ट हो उसके अनुसार ही वर्ब आएगी, नॉर यू वर हैप्पी। महेश खुश नहीं था, और नॉर के बाद में आने वाला सब्जेक्ट क्या है, यू, तो इसके अनुसार वर्ब क्या आ गई, वर, ठीक है ना, ये बहुवचन आ गई, नॉर यू वर हैप्पी। कि महेश प्रसन्न नहीं था तो आप भी प्रसन्न या खुश नहीं थे, ठीक है ना। तो ये चीज़ क्लियर हो गई है। एक और एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि नीदर कनिका, कि ना तो कनिका नॉर हनुमान्स, कि ना तो कनिका की और ना ही हनुमान की, ठीक है ना। डिसाइपल्स, डिसाइपल्स यानी अनुयायी, और खाली जगह आ गया, और प्रेजेंट यानी अनुपस्थित। अब भावार्थ समझ लो, और मैं आपको इन दोनों में से एक देता हूँ, इसमें से आपको करना है कि नीदर कनिका नॉर हनुमान्स डिसाइपल्स वर प्रेजेंट। हनुमान के डिसाइपल, अब ये देखो यहाँ पे इसको परिभाषित कर दिया गया है,
नोर के बाद आने वाले रूल के अनुसार तो देखो ईदर और नीदर नोर में से बाद वाले यानी और नोर के अनुसार आपको वर्ब का प्रयोग करना है। अब यहाँ पे हनुमान के डिसाइपल्स ये बहुवचन है, इसलिए आने वाली वर्ब भी कैसी होगी, बहुवचन, तो आज वर्ब में से क्या लग जाएगा, वर हो जाएगा। तो इसमें वर सही आंसर होगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो फ्रेंड्स अभी तक हमने पढ़ा है 7 रूल पढ़े हैं जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड के हैं। रूल नंबर 8 अब हम पढ़ेंगे। रूल नंबर 8, ये 8वां रूल क्या है, ये देखिए 8वां रूल हम पढ़ने जा रहे हैं। 8वां रूल है कलेक्टिव नाउन। आपने नाम सुना होगा खूब, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन होती है समूहवाचक संज्ञा, ठीक है ना, जो एक समूह विशेष को संबोधित करती है। कलेक्टिव नाउन यदि सिंगल यूनिट के रूप में आती है, सिंगल यूनिट के रूप में आती है, कलेक्टिव नाउन यदि सिंगल यूनिट के रूप में आए, है ना, तो ऐसी स्थिति में जो वर्ब होगी वह सिंगुलर होगी। तो वर्ब कौन सी यूज होगी, सिंगुलर वर्ब यूज होगी, ठीक है ना। अब कलेक्टिव नाउन कौन कौन सी होती हैं थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कमेटी है, ये कलेक्टिव नाउन है। कमेटी के अंदर बहुत सारे सदस्य होते हैं, इसलिए ये कलेक्टिव नाउन है, ये समूह विशेष को प्रतिबिंबित करती है। इसी प्रकार से जैसे मॉब होती है, मॉब आप जानते हैं भीड़, ठीक है ना, भीड़ तंत्र जो होता है उसमें बहुत सारे लोग होते हैं। इसी प्रकार से जैसे पार्लियामेंट है, तो पार्लियामेंट संसद है, तो संसद में क्या है, संसद में बहुत सारे सांसद बैठते हैं, ठीक है ना, तो ये भी एक कलेक्टिव नाउन है। इसी प्रकार से द मेजॉरिटी यानी बहुमत होता है, द मेजॉरिटी, तो मेजॉरिटी में भी बहुत सारे लोग मिल करके अपना वोट या समर्थन देते हैं संकल्प के लिए, तो वो भी क्या है, कलेक्टिव नाउन। तो इस प्रकार से कमेटी, मॉब, पार्लियामेंट, द मेजॉरिटी ये कलेक्टिव नाउन है। और यदि ये कलेक्टिव नाउन सिंगल यूनिट के रूप में आए, ठीक है ना, तो ऐसी स्थिति में जो आने वाली वर्ब से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के मुताबिक वह सिंगुलर होगी। वो कैसी होगी, सिंगुलर। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं अपन। एग्जाम्पल देखिए, पहला एग्जाम्पल है द कमेटी, द कमेटी खाली जगह अपॉइंटेड। इसका मतलब क्या हुआ, आपको कोष्टक में 2 दे दी गई हैं वर्ब। अब इनमें से वर्ब आपको भरनी है। तो कमेटी, द कमेटी, ये डिफाइंड कमेटी है, डिफाइंड। द आर्टिकल यहाँ पे लग गया, द डिटर्मिनर, इसका मतलब ये जो कमेटी है ये डिफाइंड की गई है, ठीक है ना। इसमें यानी बहुत सारे सदस्य हैं, लेकिन ये डिफाइंड हो चुकी है। इसका मतलब इसके अंदर जो सदस्य हैं वो किसी एक चीज़ की तरफ इशारा कर रहे हैं। अपॉइंटेड, नियुक्त की गई, इसका मतलब कमेटी बनाई गई। अब सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड जब भी आप पढ़ेंगे तो इसमें एक चीज़ ध्यान रखने वाली है, और वो ये है कि आप भावार्थ यदि सेंटेंस का सही समझ गए तो आपके सामने कोई दिक्कत नहीं होगी। द कमेटी वाज अपॉइंटेड, कि कमेटी बनाई गई, ये कमेटी गठित की गई। हिंदी अर्थ से भी आप समझ पा रहे हैं। द मोब, ऐसे ही मैं लिखता हूँ, द मोब खाली जगह डिस्पर्ज्ड, डिस्पर्ज्ड, ठीक है। हैज और हैव, मैं कहूँ जैसे भीड़ तीतर बीतर हो गई है, ठीक है ना, तो यहाँ पे भीड़ है जो तीतर बीतर हो गई है। देखो हिंदी अर्थ जो भावार्थ है वो भी यही बता रहा है, इसलिए यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। तीसरा एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं, पार्लियामेंट, पार्लियामेंट थोड़ा गला खराब है। पार्लियामेंट खाली जगह इलेक्टेड, इलेक्टेड इट्स स्पीकर, कि संसद ने अपना स्पीकर यानी होता है जो मुख्य वक्ता होता है, सभापति, कि संसद ने अपना जो स्पीकर है वो चुन लिया है। इसका मतलब सिंगुलर होने का बोध हो रहा है, तो यहाँ पे हैज का प्रयोग अपन कर सकते हैं, हैज का प्रयोग अपन कर सकते हैं। ये दोनों वर्ब्स हैं, इनमें से हैज का प्रयोग आप करेंगे तो सही होगा। चौथा एग्जाम्पल है द मेजॉरिटी, द मेजॉरिटी खाली जगह नॉट लाइक इट। अब रूल क्या कहता है, देखो रूल हमारा ये कह रहा है कि जब कोई कलेक्टिव नाउन किसी एक सिंगल यूनिट को संबोधित करे तो ऐसे सूरत हाल में जो आपको वर्ब यूज करनी है वह वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर या प्लूरल, तो वह होगी
सिंगुलर। कैसी होगी? सिंगुलर। देखो द मेजॉरिटी यानी बहुमत, नॉट लाइक पसंद नहीं करना, इट यानी इसको, इसका मतलब सिंगुलर को संबोधित कर रहा है, तो द मेजॉरिटी डज नॉट लाइक इट, कि जो मेजॉरिटी है उसको यह पसंद नहीं है। कलेक्टिव नाउन जब किसी सिंगल यूनिट को संबोधित करती हैं तो जो वर्ब होगी वह सिंगुलर होगी। इसका एक अपवाद है, वो अपवाद मैं आपको बताने वाला हूँ, वो अपवाद हम पढ़ते हैं। चलिए, इसका भी एक एक्सेप्शन है, ठीक है ना। रूल नंबर 8 का कलेक्टिव नाउन का एक एक्सेप्शन है, एक ओमिशन है, अपवाद है, वो अपवाद देख लेते हैं। वो अपवाद क्या है दोस्तों? वो अपवाद सुन लीजिए, समझ लीजिए। अपवाद ये है कि जब कलेक्टिव नाउन को बिखराव में समझा जाए, यानी जब कोई कलेक्टिव नाउन हो और अगर वो बिखराव के रूप में दिखाई दे, तो ऐसी स्थिति में वहाँ पे प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। बिखराव के रूप में कैसे? जैसे मैं कहूँ सेना, सेना बुलाई गई, क्योंकि एक बालिका उस कुएं में, बोरवेल में गिर गई। ऐसे हालात में सरकार ने तुरंत प्रभाव से सेना को आगाह किया और सेना को बुलाया गया। तो अब सेना बुलाई गई, देखो आपके बोलने से ही पता चल रहा है कि ये प्लूरल है, ठीक है ना, इसलिए इसमें प्लूरल का प्रयोग होगा। और जैसे मैं कहूँ द ज्यूरी, ज्यूरी जो होती है वो होता है निर्णय देने वाला निर्णायक दल। जैसे मैं कहूँ कि इस मुद्दे के ऊपर, जैसे सीएए और एनआरसी के मुद्दे पर जो ज्यूरी थी वह भी डिवाइडेड थी, बटी हुई थी, संवैधानिक बेंच थी वो भी बटी हुई थी, ठीक है ना। इसी प्रकार से जैसे कहूँ कि जो चालक दल था, चालक दल था, उसमें बहुत सारे ऐसे लोग थे जो वायुयान के उड़ाने की जो तकनीक थी उससे सहमत नहीं थे, ठीक है ना। तो ये भी यहाँ पे क्या है, ये भी डिवाइडेशन होगा। यानी कि कलेक्टिव नाउन में जब बिखराव की स्थिति हो तो वहाँ पे प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। ये नियम है, एक्सेप्शनल रूल है। कलेक्टिव नाउन में जब बिखराव हो, क्या हो? बिखराव, तो वहाँ पे हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे, यानी कि बहुवचन क्रिया का प्रयोग करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल देख लीजिए इसके। द मिलिट्री, खाली जगह कॉल्ड, सेना बुलाई गई, ठीक है ना। तो सेना बुलाई गई, इसका मतलब क्या है कि सेना के अंदर बहुत सारे लोग थे ना। तो जैसे मान लो वाज वर आए, तो इसमें किसका प्रयोग करें? वर का, द मिलिट्री वर कॉल्ड। एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे द ज्यूरी, खाली जगह डिवाइडेड ऑन द इशू। जैसे वाजवर में से इसमें किसका प्रयोग करेंगे? इसमें वर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि जो निर्णायक दल के लोग थे वो आपस में एक दूसरे से विभव कर रहे थे, एक दूसरे से सहमत नहीं थे। चलिए, अब अगला रूल हमारा आता है, वो है नंबर 9। रूल नंबर 9 है, देखिए कुछ संज्ञाएं होती हैं, कुछ नाउन्स होती हैं, मैं आपको बताता हूँ। कुछ नाउन्स होती हैं, दिखने में तो प्लूरल होती हैं, क्या? दिखने में तो प्लूरल होती हैं, लेकिन वैसे इनकी सच्चाई ये है कि ये रियलिटी में क्या होती हैं? ये रियलिटी में सिंगुलर होती हैं। कुछ नाउन वैसे दिखने में तो प्लूरल होती हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि ये रियलिटी में सिंगुलर होती हैं, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में जब हम किसी वर्ब का प्रयोग करेंगे इनके साथ में ऐसे वाक्य में, तो वर्ब सिंगुलर ही यूज होगी। जो वास्तविकता है ना सिंगुलर वर्ब होने की, उसके साथ में सिंगुलर नाउन होने की, उसके साथ में सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होगा। एग्जाम्पल के रूप में जैसे कुछ ऐसी नाउन मैं आपको बताता हूँ, जैसे न्यूज, ठीक है ना। न्यूज क्या है? दिखने में तो कैसा लग रहा है? प्लूरल है, ऐसा लगा हुआ है, लेकिन सच्चाई ये है कि सिंगुलर ही है। ऐसे जैसे वेजेज है, वेजेज का मतलब मजदूरी, अब है तो देखो सिंगुलर वास्तविकता में, लेकिन प्लूरल दिखाई देती है। ऐसे ही जैसे पॉलिटिक्स है, अब पॉलिटिक्स क्या है? दिखने में तो कैसी है? जैसे प्लूरल हो, ठीक है ना, लेकिन है ये सच्चाई में सिंगुलर। तो अब इस पे एग्जाम्पल हम बना लेते हैं इस रूल का। जैसे द न्यूज खाली जगह ट्रू,
और कोष्टक में आ गया मतलब जैसे इज और आर। अब इसमें देखो हमने रूल बताया, इसके मुताबिक इसमें किसका प्रयोग होगा, इज का प्रयोग होगा, क्योंकि न्यूज है जो सिंगुलर ही होती है, इसलिए सिंगुलर पर। इसी प्रकार से द वेजेज ऑफ सिन, कि पाप की जो मजदूरी होती है वो खाली जगह डेथ, मृत्यु के समान होती है। अब इसमें किसका प्रयोग करेंगे, इज का। द वेजेज ऑफ सिन इज डेथ, कि आप पाप की अगर मजदूरी कमाते हैं ना तो वो मृत्यु के समान होती है। इसी प्रकार से पॉलिटिक्स का भी एक एग्जाम्पल बना लेते हैं। जैसे पॉलिटिक्स खाली जगह ए डर्टी वे, इज और आर। राजनीति है, दिखने में तो बहुवचन है लेकिन है ये सिंगुलर, इसलिए पॉलिटिक्स इज ए डर्टी वे अथवा ए डर्टी गेम, कि पॉलिटिक्स एक गंदा खेल है या गंदा रास्ता है। ठीक है ना। इसी प्रकार से अब हम रूल नंबर नेक्स्ट पढ़ते हैं, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड का नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 10। 10वां रूल है, देखो कुछ नाउन्स होती हैं जो दिखने में सिंगुलर होती हैं, ये उसका उल्टा है 90वें रूल का, जिसमें दिखने में तो वो प्लूरल होती हैं लेकिन होती वो सिंगुलर हैं। अब यहाँ पे उल्टा है कि नाउन्स कुछ ऐसी होती हैं जो दिखने में तो सिंगुलर होती हैं, जो दिखने में तो कैसी होती हैं, सिंगुलर होती हैं। ठीक है ना, वो दिखने में सिंगुलर होती हैं लेकिन वास्तविकता में ये प्लूरल होती हैं। दिखने में तो कैसी होती हैं, इनका जो एक्सपोजर होता है यानी कि जो जिस प्रकार से दिखाई देती हैं वो तो इनका सिंगुलर होता है, लेकिन जो रियलिटी है वो रियलिटी क्या है कि ये प्लूरल होती हैं। तो ऐसी वर्ब्स के साथ में आपको, ऐसी नाउन्स के साथ में, सॉरी अगर मैंने वर्ब्स बोला है तो ऐसी नाउन्स के साथ में आपको जो वर्ब प्रयोग करनी है ना, वो वर्ब आपकी कैसी होगी, प्लूरल ही होगी, वो वर्ब प्लूरल ही होगी। जैसे एग्जाम्पल के रूप में मैं आपके सामने लिखता हूँ 12 डजन, 12 डजन। ठीक है ना, इसमें क्या हुआ, 12 दर्जन, ये क्या लिखा हुआ है, 12 दर्जन। अब 12 दर्जन देखो देखने में तो सिंगुलर है ना, 12 डजन। ठीक है ना, लेकिन इसकी वास्तविकता क्या है, ये बहुवचन है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी संख्या है, कि डजन खुद ही 12 होता है। अब इसमें और 12 12 144। ठीक है ना, तो इस प्रकार से इसमें बहुत सारी संख्या हो गई। तो ये इसका मतलब इसकी रियलिटी क्या है कि 12 डजन प्लूरल है। 12 डजन खाली जगह 100 रुपीज। ठीक है, और वर्ब है यहाँ पे कॉस्ट। अब देखो इसमें आपको कॉस्ट का ही प्रयोग करना है क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो प्लूरल होगी। 12 डजन कॉस्ट 100 रुपीज। इसी प्रकार से रूल नंबर 11 हम देखते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल नंबर 11। देखो जब वाक्य में ये रूल है विद, टुगेदर, विद, चाहे तो विद हो चाहे टुगेदर विद हो या एज वेल एज हो। ठीक है, या इन एडिशन टू हो या आए। ठीक है, कि जब किसी वाक्य में विद हो, विद आए या टुगेदर विद आए या एज वेल एज आए या इन एडिशन टू आए तो एक वचन क्रिया का प्रयोग करेंगे। तो एक वचन या सिंगुलर वर्ब का प्रयोग आपको करना है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। ठीक है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल देखिए, द रेफरी along with players, खाली जगह फाउल, कोष्टक में है वाज और वर। अब इसमें वर्ब का प्रयोग करना है कि जो रेफरी है along with यानी के साथ, और प्लेयर्स यानी खिलाड़ी, कि रेफरी खिलाड़ियों के साथ में, फाउल यानी दोष। अब इसका मतलब क्या है, दोष में था या दोष में थे। और रूल क्या है कि जब किसी सेंटेंस में विद, टुगेदर विद, एज वेल एज, इन एडिशन टू अगर ये आते हैं तो वर्ब सिंगुलर होगी, इसलिए यहाँ पे वाज वर्ब में से क्या लगा देंगे, वाज, कि रेफरी खिलाड़ियों के साथ दोषी
था। इसके बाद में देखिए एक और एग्जाम्पल लिखता हूँ, जस्टिस एज वेल एज, जस्टिस एज वेल एज mercy, एज वेल एज mercy, खाली जगह इट, और इसमें है वर्ब अलाउ और अलाउज। अब इन दोनों में से प्रयोग करना है। देखिए जस्टिस का मतलब होता है न्याय और मर्सी का मतलब होता है दया, और ये दोनों जुड़े हुए हैं एज वेल एज से, और जब एज वेल एज से जुड़े हैं तो अलाउ और अलाउज के अंदर से एक का प्रयोग होगा, इसलिए यहाँ पे क्या लगा देंगे हम, अलाउ, लेकिन उसके साथ में क्या होगा, एस, क्योंकि ये सिंगुलर वर्ब का इनमें प्रयोग होना है। और एग्जाम्पल है जैसे द जगलर, द जगलर along with his फ्रेंड्स, कि जो जादूगर था वह अपने मित्रों के साथ, ये देखो along with आ गया तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है, along with his फ्रेंड्स, फ्रेंड्स चलो ठीक है, फ्रेंड्स भी ठीक है, with his फ्रेंड्स was playing, कि जो जादूगर था वह अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। तो यहाँ पे ये रूल क्लियर हो गया, ठीक है। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल नंबर 11, रूल नंबर 11 अब हम पढ़ते हैं, 11वां जो नियम है वो पढ़ते हैं। यदि वन ऑफ ईच ऑफ नीदर ऑफ एवरी वन ऑफ आए तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। यदि किसी सेंटेंस में वन ऑफ है, ईच ऑफ है, नीदर ऑफ है, एवरी वन ऑफ है, अगर ये आते हैं तो सिंगुलर वर्ब का हमें प्रयोग उस वाक्य में करना है। एग्जाम्पल देख लीजिए इसके, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, वन ऑफ माई फ्रेंड्स खाली जगह कम, अब हैज हैव है, रूल हमारा क्या कहता है, रूल ये कहता है कि वन ऑफ हो, ईच ऑफ हो, नीदर ऑफ हो, एवरी वन ऑफ हो, अगर ये आए किसी सेंटेंस में तो सिंगुलर वर्ब लगा, तो इसका मतलब इसमें क्या आ जाएगा, हैज। इसी प्रकार से ईच ऑफ स्टूडेंट्स, ये भी वही यहाँ पे ठीक वही तरीका होगा, ईच ऑफ आ गया तो सिंगुलर लगानी है। चलो इसको आगे देखते हैं, खाली जगह यहाँ पे है, अरे मैंने आंसर पहले लिख दिया, कोई बात नहीं, खाली जगह, इसके बाद में गिवन ए बुक, और यहाँ पे है वाजवर, ठीक है ना। तो ईच ऑफ स्टूडेंट्स वाजवर में से क्या आ जाएगा, वाज, क्योंकि ईच ऑफ आया है, ठीक है ना। और एग्जाम्पल अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि एवरी वन ऑफ द प्लेयर्स, एवरी वन ऑफ द प्लेयर्स, एवरी वन ऑफ आ गया तो सिंगुलर वर्ब इसमें आगे यूज की जाएगी, वाज ऑनर्ड, कि खिलाड़ियों में से प्रत्येक को क्या किया गया, सम्मानित किया गया, यानी हर एक खिलाड़ी को सम्मानित किया गया। इसके बाद में अगला रूल है दोस्तों, रूल नंबर 12, रूल नंबर 12 है, हम इसमें 12वां नियम पढ़ने जा रहे हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल नंबर 12। 12 क्या है, जब कोई धनराशि, ठीक है ना, जब कोई धनराशि, ठीक है ना, उसको अगर एक माना जाए, कोई धनराशि यदि एक मानी जाए, ठीक है ना, तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे आप, जो वर्ब जो आप लगाने वाले हैं उस सेंटेंस में वो सिंगुलर होगी, वो कैसी होगी, वो सिंगुलर होगी, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं कहूँ कि 5 करोड़ एक बड़ी धनराशि है, या 5 करोड़ इस भवन का किराया है, या 5 करोड़ इस मकान की कीमत है, तो 5 करोड़ क्या है, धनराशि है, हालांकि ये है तो बहुत बड़ी, ठीक है ना, इसके एलिमेंट्स बहुत हैं, इसमें बहुत सारे रुपये हैं, लेकिन अब ये 5 करोड़ बोला जा रहा है तो एक ही धनराशि है, तो एक ही मानी जा रही है ना, ठीक है ना। तो क्यों मानी जा रही है, एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे
5 करोड़ इज द प्राइस ऑफ हाउस। अब देखिए 5 करोड़ यहाँ पे क्या है, ये एक धनराशि है, ठीक है ना। और ये धनराशि कितनी है तो इसमें बहुत सारे रुपये, लेकिन द प्राइस ऑफ हाउस, घर की कीमत, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, ये एक ही मानी गई है, एक ही चीज़ को संबोधित कर रही है, इसलिए यहाँ पे हमने इज का प्रयोग किया है जो सही है। इसी प्रकार से मैं कहूँ कि 10,000 कोई छोटी रकम नहीं है, जो आप 10,000 कह रहे हो 10,000 रुपये ले जाओ, है ना। तो इस प्रकार से हम लिखेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 10,000 इज नॉट ए स्मॉल सम, कि 10,000 कोई छोटी राशि नहीं है। 10,000 ये देखो, ठीक है ना, ये धनराशि है और ये स्मॉल सम, ये इसको संबोधित कर रहा है जो अपने आप में सिंगुलर मालूम होती है, इसलिए हमने यहाँ पे कौन सी वर्ब का प्रयोग किया, सिंगुलर का प्रयोग किया है। लेकिन अब इस धनराशि का भी एक एक्सेप्शन है, इसका भी एक अपवाद है, वो अपवाद देख लीजिए धनराशि का, ठीक है ना। इसका एक एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन मैं आपको बता देता हूँ। वो एक्सेप्शन क्या है, वो एक्सेप्शन ये है कि जब धनराशि का संबंध सिक्कों या बिलों से होता है ना, तो फिर बहुवचन क्रिया लग जाएगी। अगर यही धनराशि, इसका संबंध सिक्कों अथवा बिलों से हो तो फिर बहुवचन क्रिया लगेगी। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल क्या है, जैसे देयर खाली जगह कोष्टक में है वाजवर, ठीक है, 8,000 गोल्ड रुपीज इन द बॉक्स। इसको समझ लीजिए। अब समझना क्या है, देयर खाली जगह वाजवर 8,000 गोल्ड रुपीज इन द बॉक्स, कि बॉक्स के अंदर 1,000 सोने के सिक्के थे। देखो मैंने आपको इस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को पढ़ाने से पूर्व भी एक बात बताई थी कि अगर आप किसी सेंटेंस या किसी वाक्य का भावार्थ समझ जाते हैं, ठीक है ना, उसका सेंस अगर आपको मालूम पड़ जाता है, तो ये समझ लीजिए कि आपका जो समझ है, जो आपकी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में जिस वर्ब का आप प्रयोग करने वाले हैं, वो निस्संदेह आपकी सही होगी। तो इसमें मालूम हो रहा है देयर 8,000 गोल्ड रुपीज इन द बॉक्स, कि बक्से के अंदर 1,000 सोने के रुपये था या थे, तो थे आएगा ना, तो इसलिए इसमें ऑटोमेटिक है कि यहाँ पे कौन सी क्रिया लग जाएगी, वर लग जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब धनराशि का संबंध सिक्कों या बिलों से हो, तो ये सिक्कों का मतलब ये रुपये आ गए ना स्पष्ट, तो इसलिए हमने यहाँ पे तो उसके अनुसार कौन सी वर्ब लगाएंगे, बहुवचन वर्ब या बहुवचन क्रिया लगाएंगे। ऐसे ही देख लीजिए $1,000 कि $1,000 खाली जगह डिस्ट्रीब्यूटेड, और कोष्टक में मैं लिखता हूँ वाज और वर। वाज का मतलब था और इसका मतलब थे। अब इसका भावार्थ देखो, $1,000 डिस्ट्रीब्यूटेड बांटे गए थे, ठीक है ना। तो अब इसको क्या करेंगे, गया था, $1,000 बांटा गया था या $1,000 बांटे गए थे, तो ये सही लगता है ना। तो इसलिए यहाँ पे रूल के अनुसार भी और भावार्थ के अनुसार भी वर्ग का प्रयोग सही होगा। इसलिए धनराशि का प्रयोग करते समय भी आपको कोताही नहीं बरतनी है, थोड़ी समझ आपको रखनी पड़ेगी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट रूल है 13, रूल नंबर 13, 13वां नियम। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का 13वां नियम क्या है वो देखिए। 13वां नियम है दोस्तों कि नॉट ओनली और बट आल्सो वाले वाक्यों में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। 13वां नियम है नॉट ओनली, ये आपने खूब वाक्यों में देखा होगा, बट आल्सो वाले वाक्यों में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। कौन सी वर्ब का प्रयोग करेंगे, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है। तो जैसे एग्जांपल मैं आपके सामने लिखता हूँ नॉट ओनली बट आल्सो का, नॉट ओनली मोदी बट आल्सो ट्रंप
नॉट ओनली मोदी बट ऑल्सो ट्रंप, खाली जगह टेररिज्म, टेररिज्म। कोष्टक में क्रिया है कंडेम और कंडेम। आप देखो, जब रूल ही स्पष्ट आपके सामने कह रहा है, आपकी आंखों के सामने, कि नॉट ओनली और बट आल्सो से कोई वाक्य जुड़ा है, ये देखो नॉट ओनली है, ये बट आल्सो, तो उसमें कौन सी वर्ब? सिंगुलर वर्ब। इसलिए कंडेम यहाँ पे प्लूरल है और ये सिंगुलर है, इसके साथ एस लगा हुआ है, इसलिए ये सही होगा। नॉट ओनली मोदी बट ऑल्सो ट्रंप कंडेम्स टेररिज्म, कि न केवल मोदी बल्कि ट्रंप भी आतंकवाद की आलोचना या भर्त्सना करते हैं। ठीक है ना। इसी प्रकार से एक और एग्जाम्पल इसका हम ले लेते हैं। नॉट ओनली गोल्ड, ना केवल सोना, बट ऑल्सो बल्कि सिल्वर चांदी भी, खाली जगह एक्सपेंसिव हेयर, एक्सपेंसिव यानी महंगी हेयर, यानी यहाँ इज और आर। नॉट ओनली आ गया बट आल्सो आ गया, तो सिंगुलर वर्ब इज आर में से इज लगा, कि ना केवल सोना बल्कि चांदी भी यहाँ पर महंगी है। ठीक है ना। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट रूल है हमारा दोस्तों, जो रूल है रूल नंबर 14, 14वां सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल नंबर 14 हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। यदि किसी किताब का नाम अथवा देश का नाम अगर कहीं पे लिखा हुआ हो, ठीक है ना, तो उसके साथ में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। नेम ऑफ ए बुक और ए कंट्री, नेम ऑफ ए बुक और ए कंट्री इज ऑलवेज सिंगुलर, वो सिंगुलर होता है। वो कैसा होता है? एक वचन होता है। अब इसके साथ में जाहिर सी बात है, एक वचन होता है तो वर्ब भी कैसी होगी? वो सिंगुलर ही प्रयुक्त होगी। ठीक है ना। तो अब इसमें एग्जाम्पल मैं आपके सामने लिख देता हूँ। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, खाली जगह ए बिग आर्मी, ए बिग आर्मी, और यहाँ पे मैंने लिख दिया है हैज हैव। अब मैंने क्या बताया था कि किसी देश अथवा किताब का नाम जो होता है वह सिंगुलर वर्ब के साथ ही प्रयुक्त होगा। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड यूएसए जो है वो एक देश है, इसलिए इसमें हैज़ का प्रयोग होगा। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हैज़ ए बिग आर्मी, कि अमेरिका के पास एक बड़ी सेना है। इसी प्रकार से अगला एग्जाम्पल देख लीजिए। द एडवेंचर्स ऑफ गुलिवर, द एडवेंचर्स ऑफ गुलिवर, ये गुलिवर की साहसिक यात्राएं, एक किताब है, अंग्रेजी में इसके ऊपर किताब भी लिखी गई है, एक पूरा यूनिट बनाया गया है, खाली जगह ए गुड ट्रैवलॉग। ट्रैवलॉग का मतलब होता है यात्रा वृतांत, यात्रा वृतांत, जिसमें यात्राओं का वर्णन किया जाता है। तो गुलिवर की साहसिक यात्रा जो लिखी गई थी किताब, वो एक अच्छी किताब है या हैं, तो इसमें इज आएगा, क्योंकि ये गुलिवर की साहसिक यात्रा एक किताब है, इसलिए इसके साथ में इज का प्रयोग होगा। चलिए दोस्तों, रूल नंबर 15 पे चलते हैं। कुल मिला के 14 नियम हो चुके हैं। हमारा नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 15। रूल नंबर 15, थोड़ा लेखन को देख करके आप विस्मित या भ्रमित मत होना कि इतना किस प्रकार से लापरवाही की गई है, बल्कि आपको समझाया अच्छे से जा रहा है। ये मेरा प्रयत्न है कि मैं आपको बहुत बेहतर तरीके से हर एक टॉपिक को RS मेंस के लिए पढ़ाने वाला हूँ। अगर कहीं पे कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती है तो कृपया आप कमेंट करें, या फिर आप अपना जो रुख है, जो आपका अपना नज़रिया है, वो व्यक्त अवश्य करें, ताकि हमारे को नसीहत मिले या शाबाशी मिले। ठीक है। तो रूल नंबर 15 जो हमारा है वो है, देखिए,
एज वेल एज, ठीक है ना, ये कंजंक्शन है एज वेल एज। एज वेल एज से अगर जुड़ने वाले वाक्य अलग अलग वचन के हों, ठीक है, एज वेल एज से जुड़ने वाले वाक्य यदि अलग अलग वचन के हों तो जो वर्ब आप प्रयोग करने वाले हैं इनके साथ वर्ब, तो वर्ब पहले वाले वाक्य के अनुसार आएगी, पहले वाले के अनुसार आएगी। अब देखिए, एज वेल एज एक कंजंक्शन है, अगर इससे कोई दो वाक्य जुड़ते हैं मान लीजिए, ठीक है ना, तो इसके साथ में जो वर्ब उस सेंटेंस में यूज की जाने वाली है जिसमें एज वेल एज लगा हुआ है, वो एज वेल एज से पूर्व जो लिखा हुआ है ना उसके अनुसार में प्रयुक्त इसमें होगी। एग्जाम्पल जैसे आप देख लीजिए, अच्छा नियम है कि एज वेल एज से जब दो वाक्य जुड़े हों तो जो वर्ब होती है वह वर्ब पहले वाले के अनुसार आती है, ये ध्यान रखनी है, ठीक है ना। तो जैसे मैं लिख रहा हूँ माई पेरेंट्स एज वेल एज आई, खाली जगह हैप्पी। एग्जाम्पल हो गया। अब मान लो आपको कोष्टक में दे दिया गया वाज और वर, तो एज वेल एज से वाक्य जुड़ा हुआ है और रूल क्या कहता है कि एज वेल एज से जब वाक्य जुड़े हों, ठीक है ना, या जो दो शब्द जुड़े हों, ठीक है ना, लेकिन उनके वचन अलग अलग हों। अब देखो, माई पेरेंट्स मेरे माता पिता, माता और पिता दो हो गए, और आई यहाँ पे क्या है, ये सिंगुलर है, और ये क्या है, प्लूरल है, इसलिए अब इसमें दोनों में विभव हो गया क्योंकि दोनों अलग अलग वचन के हैं। तो पहले वाले के अनुसार इसमें हमारे को वर्ब का प्रयोग करना है। तो पेरेंट्स एक वचन है, बहुवचन, पेरेंट्स यहाँ पे क्या है, बहुवचन है। हालांकि पेरेंट्स दंपत्ति होते हैं लेकिन वो दोनों माता पिता दो होते हैं, इसलिए वाज वर्ब में से किसका प्रयोग होगा, वर्ब का प्रयोग सही होगा। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, यू एज वेल एज आई, ठीक है ना, यू यहाँ पे तुम, और एज वेल एज यहाँ पे कंजंक्शन, और आई यानी मैं एक वचन है और यू यहाँ पे बहुवचन है, इसलिए अब यहाँ पे जो क्रिया होगी, जो वर्ब होगी ना एज वेल एज से जो जुड़ा हुआ है, ये दोनों शब्द हैं, इसमें यू के अनुसार आएगी। तो चलिए देखते हैं, इसको पूरा लिखते हैं, फॉन्ड ऑफ मिल्क, ठीक है। अब इसमें मैं लिख देता हूँ एज और आर। अब इसका आंसर ढूंढते हैं कि यू बहुवचन है, आई एक वचन है, तो इसलिए पहले वाले के अनुसार आएगी, तो पहले वाला क्या है, बहुवचन, तो एज आर में से क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। यू एज वेल एज आई आर फॉन्ड ऑफ मिल्क, इसका भावार्थ भी बिल्कुल स्पष्ट है कि आप और मैं दूध के शौकीन हैं, ठीक है ना। एक और एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ, ही एज वेल एज, देखो ही एक वचन है, एज वेल एज यहाँ पे कंजंक्शन है, यू ये बहुवचन है। अब किसके अनुसार आएगी वर्ब, चाहे अलग अलग हो गए ना, अब ये नाउन देखो, ये पर्सन जो दोनों है दोनों अलग हैं, ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है, और एज वेल है, एज वेल एज से जुड़े हैं, तो ही जो पहला है यानी एज वेल एज से जो पहले आया है उसके अनुसार इसमें वर्ब का प्रयोग होगा। तो ही एज वेल एज यू, खाली जगह गिल्टी, तो अब इसमें किसका प्रयोग होगा, ही जो और आर में से ही एक वचन है इसलिए ही के अनुसार होगा, तो किसका, एज का प्रयोग, कि वह उतना ही दोषी है जितना कि तुम हो, या तुम जितने दोषी हो उतना ही वह है। अब ये सिंगुलर का यहाँ पे भावार्थ हो रहा है, ठीक है ना। तो कुल मिला के ये 15 रूल हैं। एक और नियम इसमें बच गया, सॉरी, जो मैं आपको बता देता हूँ, रूल नंबर 16, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल नंबर 16, अंतिम नियम जो मेरे अनुसार है, ठीक है ना। ये देखिए, नॉट ओनली बट आल्सो, जो मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, नॉट ओनली और बट आल्सो, नॉट ओनली बट आल्सो, अगर इनसे जुड़ने वाले कर्ता के वचन और पुरुष अलग अलग हों, नॉट ओनली और बट आल्सो से जो वाक्य जुड़ेगा, अगर उसका वचन, ठीक है, और उसका पुरुष अगर अलग अलग है, ठीक है ना, यानी कि पर्सन और उसका नंबर अगर अलग अलग है, ये तो हो गया यहाँ पे नंबर का मतलब वचन, और ये हो गया पर्सन, ठीक है। नॉट ओनली बट आल्सो से जुड़ने वाले वाक्य में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर उनके नंबर और पर्सन अलग अलग हैं, ठीक है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो वर्ब आप प्रयोग करेंगे, जो वर्ब
जो क्रिया भरी जाएगी वह क्रिया बाद वाले के अनुसार आएगी, बाद वाला जो वचन या पुरुष होगा उसके अनुसार, बाद वाला के अनुसार आएगी। ठीक है ना। एग्जाम्पल देख लीजिए इसकी। एग्जाम्पल देखिए, नॉट ओनली मानवी, नॉट ओनली मानवी या मनु, नॉट ओनली मनु बट ऑल्सो, बट ऑल्सो, इन दोनों को तो अंडरलाइन कर ही देते हैं, बट ऑल्सो बाबू, नॉट ओनली मनु बट ऑल्सो बाबूज फ्रेंड्स, कि ना केवल मनु बल्कि बाबू के मित्र। ठीक है ना, खाली जगह और यहाँ पर आ गया गुड। ठीक है ना। अब इसमें मैं लिखता हूँ इज और आर, और अब रूल को ढंग से समझ लीजिए एक बार कि नॉट ओनली और बट आल्सो से जब कोई वाक्य जुड़ता है तो उसके कर्ताओं के अगर वचन और पुरुष अलग अलग हैं तो वर्ब बाद वाले के अनुसार आएगी। ठीक है ना। अब वचन और पुरुष देख लो। अब ये वचन तो देखो, इसमें मनु एक वचन है और पुरुष क्या है, इसमें स्त्रीलिंग है। ठीक है ना। दूसरा क्या है, इसमें पुरुष पर्सन यानी एक वचन, सॉरी। ठीक है ना। इसमें देखो अब जो नंबर जो वचन है, जो बाबूज फ्रेंड्स, फ्रेंड्स से क्या हो गया, ये बहुवचन हो गया। क्या हो गया, ये बहुवचन हो गया। और मनु क्या था, ये एक वचन था। ठीक है ना। इसका मतलब दोनों अलग अलग हो गए। तो अब नॉट ओनली बट आल्सो से भी जुड़ा हुआ है, तो अब जो वर्ब होगी वो किसके अनुसार आएगी, इस मनु के अनुसार या बाबूज फ्रेंड के अनुसार, बाबूज फ्रेंड्स के अनुसार। तो यहाँ पे इजारे में क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फ्रेंड्स क्या है, बहुवचन। कि ना केवल मनु के बल्कि, ना केवल मनु बल्कि बाबू के मित्र भी क्या हैं, अच्छे हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए, नॉट ओनली कोचेज, नॉट ओनली कोचेज बट ऑल्सो ही, खाली जगह अप्रेज्ड, और यहाँ पे मैंने लिख दिया वाजवर। ठीक है ना। तब एक तो नॉट ओनली है, एक बट आल्सो है। ठीक है ना। तब नॉट ओनली और बट आल्सो के साथ में जब हमारे पास में दो अलग अलग पर्सन जुड़े हुए हैं, ठीक है ना, तो ये कोचेज है जो नॉट ओनली बट आल्सो में क्या है, ये प्लूरल है। ये क्या है, प्लूरल है। जबकि ही जो बट आल्सो के बाद में आया है, ये सिंगुलर है। ये क्या है, सिंगुलर है। तो अलग अलग हो गए दोनों ही वचन, ये तो प्लूरल हो गया, ये सिंगुलर हो गया। अब ऐसी स्थिति में जो वर्ब है वाज वर्ब में से वो किसके अनुसार प्रयुक्त होगी, ही के अनुसार। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वाज, कि ना केवल कोच बल्कि वह भी प्रशंसा का पात्र था, या उसकी भी प्रशंसा की गई। ठीक है ना। तो दोस्तों, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कुल मैंने आपको 16 नियम लिखवाए हैं। इसमें कहीं कहीं एक्सेप्शन भी आए हैं। मैंने भरसक प्रयत्न किया है कि आपको मैं जीस्ट दूं, लेकिन जीस्ट देने के साथ साथ में गोल्ड बटर आपको दूं। ठीक है ना। तो मैंने प्रयत्न किया है काफ़ी अच्छे से आपको समझाने का विद एग्जाम्पल्स, और मेरा प्रयास है कि आरएस मेंस के इस इंग्लिश वाले पेपर में आपको अधिकतम अंकों की प्राप्ति हो। तो आप इन 16 जो रूल्स हैं विद एक्सेप्शन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की, इनको अच्छे से तैयार कर लेना। कहीं कोई बाधा नहीं आने वाली है, इनको आप अच्छे से एक बार तैयार कर लेंगे तो। थैंक यू आपके अपने दोस्त डॉक्टर मेहर के साथ बने रहने के लिए। आज का ये लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। शुक्रिया।